नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका ये शायद आज अपनी लगभग 250वीं क्लास चल रही है। आपकी तरफ से कोई प्रकार की पॉजिटिविटी तो शायद मुझे मिल नहीं रही है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि चलो कोई बात नहीं, चलते रहेगी। अपना काम है पूरा बच्चों को करवाते रहेंगे, चलते रहेंगे। कक्षा 10 का पाठ आपका, कक्षा 10 और पाठ नंबर आपका है बेटा 1। राजवंश है इस पाठ में, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। 4-5 क्लास छोटी छोटी मोटी मोटी इसकी अपनी हो भी चुकी है, फिर भी ये पाठ अपना और चलता रहेगा। आज अपने इस पाठ में जो बात देख रहे हैं वो शाकंभरी के चौहान और इस वंश के प्रतापी शासक है चर्चा का विषय। ठीक है ना, इस वंश के शासक। तो भाई उत्पत्ति के संबंध में क्या तथ्य है इसके? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा कह रहे हैं कि ये सूर्यवंशी थे भाई। चौहान क्या थे भाई? सूर्यवंशी थे। दूसरी बात, अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशी बताया गया है। अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशी बताया गया है। आगे डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजोलिया शिलालेख को पढ़ा है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। ये बिजोलिया शिलालेख के आधार पर बोल रहे हैं कि चौहान जो थे वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। ये बात लिखी हुई है उसमें भाई साहब। आगे देखो, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये बात आपकी आ चुकी है यहां पर। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहान वंश के आदि पुरुष माने जाते वासुदेव चौहान। बिजोलिया झील शिलालेख जो है ना वो कह रहे हैं कि सांबर झील इन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी। इन्हीं के द्वारा मतलब वासुदेव चौहान ने बनवाई थी। और चौहानों के आदि पुरुष, चौहानों के संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष वासुदेव चौहान को ही कहते हैं बेटा, वासुदेव चौहान को कहते हैं। ठीक है ना, जिसका समय 551 के लगभग माना जाता है। कहते हैं कि 551 के आसपास इन्होंने चौहान वंश की स्थापना कर दी थी। वासुदेव ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया था। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभ राज और गोविंद तृतीय शासक बने थे। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंदराज तृतीय की उपाधि वेरी घट शत्रु संहारक मानी गई है। पृथ्वीराज विजय जयानक का लिखा हुआ ग्रंथ है भाई साहब। जयानक के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। जयानक ने लिखा था, पृथ्वीराज विजय। आगे देखो भाई, आगे राजा अर्णोराज जी। ये आगे अपने अर्णोराज, अजयराज जी। अजयराज वो राजा है जिन्होंने अजय मेरु दुर्ग की स्थापना करी थी। कौन से दुर्ग की स्थापना करी थी? अजय मेरु दुर्ग की स्थापना इन्होंने करी थी भाई। अजय मेरु दुर्ग की स्थापना करी और अजमेर के संस्थापक कहलाए थे। देखो, अजयराज 1105 में राजा बने थे। इस वंश का प्रतापी राजा था भाई। 1113 में अजय मेरु दुर्ग यानी अजमेर नगर बसाया। चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे जो अजय प्रिय द्रंब नाम से चले थे इनके चांदी के सिक्के। ठीक है ना, अजय प्रिय द्रंब। भाई कुछ मुद्राओं पर इनकी पत्नी सोमलवती का नाम भी अंकित है, यानी अपने और अपनी पत्नी के नाम के सिक्के इन्होंने चलवाए थे। अजय राज ने खुद के और खुद की पत्नी के नाम के सिक्के चलवाए थे इन्होंने। अजय प्रिय द्रंब और सोमलवती नाम सिक्कों पर लिखवाया था। ठीक है ना, अजय प्रिय नाम भी मिलता है, अजय प्रिय दंसी नाम भी मिलता है। ठीक है ना। आगे देखो, इनके बाद में 1133 के बाद में राजा बने अर्णोराज। कहते हैं अजय राज ने अपने पुत्र अर्णोराज के पक्ष में शासन त्यागा था।
क्यों, वृद्धावस्था की ओर आ चुके थे और इन्होंने अपने पुत्र के समर्थन, अर्णोराज के समर्थन में शासन त्याग दिया था। अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया और पुष्कर में वराह मंदिर, इंपॉर्टेंट बहुत है भाई साहब, पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। आगे देखो, एक देवबोध, एक धर्म घोष के समय प्रकांड विद्वान हुए थे। देवबोध और धर्म घोष सूरी, इनके समय प्रकांड विद्वान थे। किसके समय? अर्णोराज के समय। अर्णोराज की हत्या इनके बेटे जगदेव के द्वारा की गई थी भी। अर्णोराज जो है ना, इनकी हत्या हुई थी, इनके बेटे जगदेव ने इनको मारा था। इसके बाद में आ चुके हैं भाई आपके विग्रहराज चतुर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव चौहान। बीसल देव चौहान, बीसल देव चौहान 1158 से 1638। यह दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान राजा था भाई साहब। दिल्ली से इन्होंने तोमरों को हराया था, हांसी और दिल्ली तक अधिकार किया था इन्होंने। तोमर वंश के शासकों को इन्होंने हराया था। जयानक भट्ट ने इनको, जयानक भट्ट है ना इतिहासकार, जयानक भट्ट ने इनको कवि बांधव की उपाधि दी है। क्यों? विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव चौहान है ना, कवियों का आश्रयदाता राजा था, कवियों का आश्रयदाता राजा, ठीक है ना। आगे विग्रहराज ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा था। विग्रहराज ने हरिकेली संस्कृत का नाटक था भाई साहब, इसकी भाषा संस्कृत थी, संस्कृत भाषा का नाटक लिखा था इन्होंने। और इनके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखे थे भाई। इसने अजमेर में, या इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई थी। हरिकेली नाटक की पंक्तियां या हरिकेली नाटक के अंश लिखवाए थे, ठीक है ना। आगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर वहां 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया। देखो ये संस्कृत पाठशाला जो थी ना, संस्कृत पाठशाला, इसको कहते हैं सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला। इस सरस्वती कंठाभरण को तुड़वाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। यहाँ पर 2.5 दिन का पंजाब सा पीर का उर्स लगता है भैया। आगे देखो, विग्रहराज ने बिशलपुर बसाया था और वहां बिशलपुर झील का निर्माण भी करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ था। आगे बात आ गई असली चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान देखो भाई साहब, 1166 ईस्वी में कहते हैं अहिल पाटन गुजरात में एक चौहान योद्धा का जन्म हुआ था। माता कर्पूरी देवी या कलचुरी राजकुमारी, पिता पृथ्वीराज चौहान के सोमेश्वर चौहान हुए थे। नाना अनंगपाल तोमर थे। कहते हैं कि इनके पूर्वज जो भी थे, इनके माता पिता, नाना, सगे संबंधी जो भी थे, इस समय बहुत मजबूत व्यक्तित्व वाले थे सारे के सारे। कोई भी नीति देखो, सबसे मजबूत नीतियां इस समय पृथ्वीराज के आसपास थी और उन्हीं नीतियों का प्रभाव पड़ा कि पृथ्वीराज उनसे भी और ज्यादा मजबूत होकर के उभरे थे। 1166 में जिस योद्धा का जन्म हुआ, 1177 में 11 वर्ष की उम्र में वो योद्धा राजा बन चुका था भाई। और ऐसे ऐसे युद्ध किए, इतिहास प्रसिद्ध की कोई हद नहीं थी। और अपने रियासत का 1 नंबर का रक्षक बनकर के वो बंदा उभरा था। पृथ्वीराज चौहान नाम था। बात हुई पृथ्वीराज चौहान की। 1177 में राजा बने, 1192 तक रहे। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की उम्र में शासक बने थे भाई। 11 वर्ष की उम्र में शासक बने थे। अब 11 वर्ष की उम्र में शासक तो बन गए 1177 में। 1178 में है ना, 1178 में अपने भाई नागार्जुन को हरा भी दिया था। नागार्जुन को हरा दिया। देखो एक विशेष बात,
पृथ्वीराज चौहान जब शासक बने ना 1177 में, तब ये अपनी माता कर्पूरी देवी के संरक्षण में शासक बने थे। संरक्षण था इनके पास में। 1178 में 77 में राजा बने संरक्षण में, और 1178 में स्वतंत्र शासन प्रारंभ किया था, और स्वतंत्र शासक बनते ही इन्होंने नागार्जुन को पराजित किया था। इसके बाद में फिर 1182 में देखो इन्होंने सतलज प्रदेश में बंडानकों को पराजित किया था। बंडानक जाति थी और बंडानक जाति के शासकों को हराया था 1182 में ही। देखो इसी वर्ष का मतलब 1182 में ही इन्होंने महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव को हराया था। महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव या परिमल के सेनापति आला और उदल 2 सेनापति थे, ठीक है ना। देखो परमार्दी देव को पराजित किया, या परमार्दी देव का नाम क्या मिलता है हमें, परिमल को पराजित किया था, जिसमें वीर आला और उदल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे भाई। ये परमार्दी देव के सेनापति थे। त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। मोहम्मद गोरी 1191 में भारत पर आक्रमण करते हैं। पृथ्वीराज चौहान के साथ में इनका युद्ध होता है, और चौहान राजा पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। पृथ्वीराज के सेनापति हुआ करते थे गोविंदराज तोमर। कहते हैं गोविंदराज तोमर ने अपने भाले का एक ऐसा वार किया था कि गोरी जो था वो घोड़े से नीचे आकर के गिर गया था, और गोरी का गला काटने वाला था गोविंदराज तोमर। तब कहते हैं कि मोहम्मद गोरी गिड़गिड़ाने लग गया था, नीचे पड़ गया था, अरे छोड़ दो रे, छोड़ने के लिए हाथाजोड़ी करने लग गया था। पृथ्वीराज ने दयालुता का परिचय दिया, बात भी हुई थी। पृथ्वीराज ने कहा कि मरे हुए को मारना क्षत्रियता नहीं है, गोविंदराज जी छोड़ो इसको। गोविंदराज जी ने भी प्रत्युत्तर में कहा था कि साहब ये इसको घर पे जा करके नहीं मार रहे हैं, धोखे से बुला करके नहीं मार रहे हैं, ये युद्ध भूमि में आया है, और रणभूमि में आया वो व्यक्ति कुछ भी करे उसको मार देना चाहिए। तब कहते हैं कि पृथ्वीराज के कहने पर गोविंदराज ने इनको छोड़ दिया था, गोरी भाग गया था। 1192 में वही गोरी त्राइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित हुए थे पृथ्वीराज चौहान। यहाँ पर पृथ्वीराज जी चौहान मोहम्मद गोरी से पराजित हो गए थे भाई, ठीक है ना। आगे देखो नई लाइन में देखो भाई, जिससे चौहान राज्य का पतन हुआ और भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी थी भाई। जब गोरी से पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए हैं ना, तब कहते हैं कि भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी थी भाई। आगे देखो पृथ्वीराज विजय जयानक का लिखा हुआ ग्रंथ है भाई, पृथ्वीराज विजय जयानक का लिखा हुआ ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई का लिखा हुआ ग्रंथ है। चंदबरदाई का दरबार की शोभा बढ़ाते हैं, पृथ्वीराज का वर्णन करते हैं, पृथ्वीराज की प्रशंसा करते हैं, पृथ्वीराज की विजयों का उल्लेख करते हैं। ये दोनों चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो में और जयानक पृथ्वीराज विजय में, दोनों ने पृथ्वीराज चौहान की विजयों का उल्लेख किया है। समझ में आ गई होगी बात आपके। नई लाइन में देखो, ये अजमेर के चौहान और इन्हीं के वंशज पृथ्वीराज चौहान जो थे ना, पृथ्वीराज चौहान की 1192 में मृत्यु हो गई थी। और अब पृथ्वीराज की मृत्यु को लेकर के अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। हसन निजामी ताजुल मासिर ग्रंथ लिखा था, मिनहास उल सिराज तबकाते नासिरी ग्रंथ लिखा था। तो देखो एक तो हसन निजामी का ग्रंथ है, हसन निजामी ताजुल मासिर है, ताजुल मासिर, और एक मिनहासुल सिराज का ग्रंथ है, सिराज तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी। भाई साहब ये दोनों, इन दोनों ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज को सरस्वती नदी के किनारे दिल्ली से पकड़ा गया और अजमेर में लाकर के पृथ्वीराज की हत्या कर दी मोहम्मद गोरी ने। और इन ग्रंथों में यह भी लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोविंदराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने अजमेर का प्रशासक नियुक्त किया था।
पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने गोविंदराज को यहाँ से भगाया। गोविंदराज वहां से भाग करके आ गए थे रणथंभौर, और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कर दी थी। पानी पी लूं भाई। अब क्या हुआ भाई, पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोविंदराज जो थे वो चले गए रणथंभौर। देखो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज चौहान, जो कौन थे, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के बेटे थे। ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान के बेटे जो वहां के राजा बने थे। देखो आगे इसी वंश में आगे राजा कौन हुए हैं भाई, हमीरदेव चौहान। अमीरदेव चौहान, अमीरदेव चौहान 1282 में राजा बने हैं। पिता का नाम जैत्र सिंह था। जैत्र सिंह 1250 से लेकर के 1282 तक 32 वर्षों तक शासन किया था। माता थी हीरा देवी। और जब राजा बने उसमें भारत के राजा थे, भारत के राजा बलबन थे। इस समय बलबन का शासनकाल 1266 से 1266 से 1286 का शासनकाल था इस समय। अब देखो 1282 में अमीर ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। भाई साहब दिग्विजय का मतलब आसपास की रियासतों को, आसपास के क्षेत्रों को जीतना। ठीक है ना, मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया था, पराजित किया था इन्होंने। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, मगर उसे सफलता नहीं मिली थी। 1299 ईस्वी में खिलजी ने आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1299 में उसे खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी थे इस समय। 1301 में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर के रणथंभौर आए थे, मगर युद्ध में सफलता नहीं मिली। उसने छल कपट की सहायता से सहारा लिया था भाई। आगे देखो अलाउद्दीन ने के देखो आगे अलाउद्दीन ने अमीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल को किले का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था भाई। ठीक है ना, किला देने का लालच देकर के अपनी ओर मिला लिया था। नई लाइन में देखो, इनके विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। रणमल और रतिपाल दोनों ने अमीरदेव के साथ में किया था भाई विश्वासघात। रणमल और रतिपाल जो थे ना, इन दोनों ने विश्वासघात किया। इस कारण अलाउद्दीन की सेना जो थी वो दुर्ग में प्रवेश कर चुकी थी। हमीरदेव चौहान अलाउद्दीन के साथ में 1301 में युद्ध करते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। देखो विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। हमीरदेव चौहान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और किले में हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया था। 1301 ईस्वी की बात है। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान पर आक्रमण किया था, हमीर पर आक्रमण किया था, और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो विजयी रहे थे। और ये एक साका हुआ था, राजस्थान का प्रथम साका, जिसमें हमीर वीर गति को प्राप्त हुए और इनकी पत्नी रानी रंग देवी जो थी वो करती है जल जौहर। ठीक है ना। हमीर की जानकारी के स्रोत 1 नंबर नैनचंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य, जोधराज के हमीर रासो, चंद्रशेखर के हमीर हट नामक ग्रंथों में हमीर के शौर्य की जानकारी मिलती है।
अब इसके बाद में राजा आ जाते हैं अपने जालोर के चौहान। जालोर के चौहान वंश के शासक, देखो भी छोटे छोटे ही है। जालोर के इस चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल चौहान थे। ये नाडोल से आए थे भाई, नाडोल के चौहान थे ये, या कहें कि ये शाकंभरी वाले चौहानों की ही शाखा है एक, जिसने 1181 में इस राजवंश की नींव डाली थी कीर्तिपाल ने। ठीक है ना। आगे देखो, इस वंश में राजा हुए कानड़देव चौहान। कानड़देव 1305 से 1311। ये जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे भाई। ये जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कानड़देव और अलाउद्दीन की खिलजी के मध्य विवाद हुआ था। नैन्सी ने युद्ध का कारण कानड़देव के पुत्र वीरमदेव द्वारा सुल्तान अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताया गया। कहते हैं वीरमदेव और फिरोजा जो थी वो वीरमदेव से प्यार करना प्रारंभ कर देती है, और वीरमदेव ने अलाउद्दीन के कहे अनुसार उनकी पुत्री फिरोजा से विवाह नहीं किया। इस कारण कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर फिरोजा की दाहिमा गुलबियस्त बेगम के नेतृत्व में सेना भेजी थी और युद्ध हुआ था। आगे देखो, ये बात नैन्सी ने कही थी फिरोजा और वीरमदेव के प्रेम प्रसंग की। 1308 में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया और सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद रखा था। ये सिवाना का साका माना जाता है। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी और सातलदेव तथा कमालुद्दीन कुर्ग को वहां का प्रतिनिधि नियुक्त किया था भाई। नई लाइन में देखो, कानड़देव के एक दैया सरदार बीका दैया राजपूत थे के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। कानड़देव लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और किले की महिलाओं ने जौहर किया। अलाउद्दीन ने जालोर को जीता और उसका नाम जलालाबाद रख दिया। 1311 ईस्वी की ये घटना है। 1311 ईस्वी में कानड़देव वीरगति को प्राप्त हुए थे और ये जालोर का प्रथम साका था। सिवाना का साका इसी क्रम में 1308 में हुआ और जालोर का साका 1311 में हुआ। तो ये अपनी बात थी जालोर, इससे पहले रणथंभौर और उससे पहले अजमेर के चौहान वंश की। पूरा चौहान वंश आपको इसमें जो कक्षा 10 का था वो आपको बताया है। आज के लिए इतना ही, कल से फिर नई क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।